नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पे। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन में दिए गए मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले टॉपिक विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास सेक्शन के अंतर्गत हमारा पहला दिया गया टॉपिक है विदेशी आक्रमण और इसमें हमारा पहला प्रश्न है 232वें प्रश्न से, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? दोस्तों आंसर है इसका पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीजीएल परीक्षा वर्ष 2022 में पूछा गया है और दोस्तों आगे भी आपके होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आगे भी आपके ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आप इन्हें अटेम्प्ट कर पाए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को में हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसमें हराया था। 233वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? दोस्तों आंसर है इसका पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। भारत में पहला यूरोपीय किला वर्ष 1503 में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। फोर्ट इमेनुअल का निर्माण 1503 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। फोर्ट इमेनुअल का निर्माण 1503 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। फोर्ट जो है ये कोच्चि में स्थित है और यह कभी कोच्चि के शासक और पुर्तगाल के सम्राट के बीच गठबंधन का प्रतीक था। तो जो पहला बनवाया गया था यूरोपीय किला वो बनवाया गया था दोस्तों 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा। मोहम्मद गोरी ने 1191 में तबरहिंडा यानी कि भटिंडा पर हमला किया, जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। दोस्तों आंसर है इसका पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने 1191 में भटिंडा पर हमला किया, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। 235वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ी, तो कौन सी लड़ाई लड़ी थी? आंसर दोस्तों इसका तराइन की। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी। मोहम्मद गोरी तुर्क शासक था और पृथ्वीराज चौहान भारत के राजपूत शासक थे। उन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया और 1192 ईस्वी में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मार डाला। 236वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर दोस्तों इसका मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वह उमय्यद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर था, जिन्होंने अरोर की लड़ाई में अंतिम हिंदू राजा दाहिर से सिंध की मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। वह पहला मुस्लिम था जिसने सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और 712 ईस्वी में प्रारंभिक इस्लामी भारत की शुरुआत की। अरब जनरल डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल परीक्षा यानी कि 10+2 परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है वर्ष 2021 में और आगे भी आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्नों को आप अध्ययन जरूर करें। दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद बिन कासिम। 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की। उसने अपने तीसरे प्रयास में सिंध के राजा दाहिर को हराया और सिंध पर विजय प्राप्त की। उसने अपने तीसरे प्रयास में सिंध के राजा दाहिर को हराया और सिंध पर विजय प्राप्त की। 238वां प्रश्न है दोस्तों,
किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? दोस्तों आंसर है इसका चौहान, पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में हुई तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया। वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को वर्ष डैश में पराजित किया था, लेकिन अगले वर्ष उसके हाथों पराजित हो गए। आंसर दोस्तों इसका 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ उसके अगले वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से वो हार गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय शासक को मोहम्मद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था? दोस्तों आंसर है इसका जयपाल। गजनी के महमूद ने सबसे पहले 1000 ईस्वी में आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही साम्राज्य के शासक जयपाल को हराया, जिसने बाद में खुद को मार डाला, और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? दोस्तों आंसर है इसका महमूद गजनी ने। 1024 ईस्वी में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। उसने 20 मिलियन दिनार की लूट छीन ली थी। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? जयपाल को। 1001 ईस्वी में गजनी के महमूद ने लूट के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। पेशावर के पास जयपाल की हिंदू शाही सेना ने उस पर हमला किया और युद्ध में जयपाल की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उन्होंने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों आंसर है इसका गजनी का महमूद। गजनी के महमूद ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को बर्खास्त कर दिया, जहां उसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और लूट लिया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को पराजित किया था। दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद गोरी। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। रानी नाइकी देवी ने। इस जीत का वर्णन स्थानीय हिंदू और मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है। नाइकी देवी एक सोलंकी रानी थी। नाइकी देवी गोवा के कदम्ब शासक महामंडलेश्वर परमादी की बेटी थी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद राजत्व संभाला था, यानी कि शासन संभाल लिया था अपने पति की मृत्यु के बाद। तराइन की दूसरी लड़ाई डैश ईस्वी में लड़ी गई थी। दोस्तों आंसर है इसका 1192 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई फिर से मोहम्मद गोरी की घुरिद सेना और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के पास हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश ईस्वी में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। दोस्तों आंसर इसका 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीपीओ परीक्षा वर्ष 2019 में पूछा गया है, तो इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। आगे भी आपके ये प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें। भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण जो है मुल्तान और सिंध की विजय 1175 से लेकर 1178 ईस्वी में हुए थे। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान पर कब्जा करने में वो सफल रहा। मोहम्मद गोरी उसका पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में।
डैश का जन्म 1166 ईस्वी में चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था। दोस्तों आंसर है इसका पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ 1166 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपद लक्ष्य पर शासन किया। दोस्तों आगे हमारे पास दूसरा टॉपिक मध्यकालीन इतिहास में हमारा दिल्ली सल्तनत, यह हमारा दूसरा टॉपिक है। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? दोस्तों आंसर इसका तोमर राजपूत। तोमर राजपूत। तोमर राजपूत शासकों के अधीन दिल्ली भारत की पहली राजधानी बनी। अनंगपाल प्रथम ने तोमर वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य पत्राचार विभाग था? दोस्तों आंसर है इसका दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय विभाग थे। दोस्तों दीवान ए रिसालत जो कि एक अपील विभाग था। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग था। दीवान ए बंदगन दास विभाग था। दीवान ए कजा ए ममलिक न्याय विभाग था। दीवान ए इश्तियाक पेंशन विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज बकाया विभाग था। दीवान ए खैरात चैरिटी विभाग था। दीवान ए कोही कृषि विभाग और दीवान ए इंशा पत्राचार विभाग। दीवान ए इंशा विभाग होता था दोस्तों पत्राचार विभाग। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले ये विभाग हैं, तो ये आप जरूर पढ़ें। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? दोस्तों आंसर है इसका नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह। बलबन ने दिल्ली के नसरुद्दीन महमूद शाह सुल्तानों के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्ति का आनंद लिया। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और उसके बलबन गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। और उसके बाद जो ये बलबन है ये गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों आंसर है इसका रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक जो है दोस्तों इनका शासनकाल रहा था और ये दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक थी। वह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जुड़ी पहली मुस्लिम महिला थी। वह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जुड़ी पहली मुस्लिम महिला थी। वह अपने पिता शमशुद्दीन इल्तुमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत पर ये बनी थी, लेकिन बाद में कैथल हरियाणा में उसकी हत्या कर दी गई थी 1240 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन तबकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों आंसर है इसका मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी किताब के लेखक मिनहाज उस सिराज है। अल-बरूनी एक ईरानी विद्वान थे और उन्होंने 1017 ईस्वी में भारत की यात्रा की और भारतीय संस्कृति तारीख उल हिंद पर एक ग्रंथ लिखा। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे और उन्होंने एक किताब तारीख फिरोज शाही मध्ययुगीन भारत पर एक लिखी थी। आमिर खुसरो एक इंडो फारसी सूफी गायक विद्वान और कवि थे जिन्हें अक्सर भारत की आवाज या उर्दू साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता था। आमिर खुसरो को दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? दोस्तों आंसर है इसका नसरुद्दीन महमूद ने। जब सुल्तान नासिर उद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो बलबन को 1246 ईस्वी और 1266 ईस्वी के बीच साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और सुल्तान की बेटी से शादी की। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत के शासक थे।
मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से 1325 से 1351 तक ये दिल्ली के सुल्तान थे। मोहम्मद बिन तुगलक। 255वां प्रश्न दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आंसर दोस्तों इसका आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। प्लासी की लड़ाई के समय अजीज उद्दीन आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था। प्लासी की लड़ाई के समय अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 256वां प्रश्न है, मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? दोस्तों आंसर है इसका अकबर, शाहजहां और जहांगीर। मुगल शासकों का सही क्रम इस प्रकार है दोस्तों, पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो विकल्प आपका भी इसमें गलत हो जाएगा। ये आपको मुगल शासकों के क्रम दिए गए हैं दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। विकल्प भी आपका गलत दिया गया है। एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल के उत्कीर्ण लेख हैं, डैश में स्थित है? आंसर दोस्तों इसका इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद स्तंभ पर 3 अलग अलग कालों के शिलालेखों वाला एक स्तंभ स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ पर 3 अलग अलग कालों के शिलालेखों वाला एक स्तंभ स्थित है। इसमें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, मौर्य वंश के अशोक और मुगल सम्राट जहांगीर की प्रशंसा करने वाली जानकारी शामिल है। दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। खिलजी और तुगलक के अधीन प्रशासन और चकबंदी। खिलजी और तुगलक ने मुक्तदा या मुक्ति नामक स्थानीय कमांडरों को नियुक्त किया और उन्हें प्रबंधन के लिए दी गई भूमि को इक्ता कहा जाता था और उन्हें प्रबंधन के लिए दी गई भूमि को इक्ता कहा जाता था। इक्तादारों ने सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, कानून और व्यवस्था बनाए रखी, करों का संग्रह किया और अपने सैनिकों को भुगतान किया। निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता है? निम्न में से इसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आंसर है इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। भारत का तोता अमीर खुसरो को, जो कि एक उर्दू कवि है, इन्हें माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। वह 1263 से 1325 ईस्वी तक रहे और एक सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। अमीर खुसरो विभिन्न राजाओं और सुल्तानों के शाही दरबार में काम करते थे। उन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। उन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका रज़्मनामा। रज़्मनामा। 1580 के दशक में सम्राट अकबर ने संस्कृत महाभारत के फारसी में अनुवाद का आदेश दिया। नवनिर्मित मुगल महाकाव्य, जिसे रज़्मनामा यानी कि युद्ध की पुस्तक कहा जाता है, दशकों तक शाही हलकों में एक महत्वपूर्ण कार्य साबित हुई। 261वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में 4 बाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी? आंसर दोस्तों इसका मुगल ने। आंसर इसका मुगलों ने। 4 बाग यानी कि 4 का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बाग बगीचे का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बाग जो है वो बगीचे का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधारणा को भारत में मुगल राजा बाबर द्वारा पेश किया गया था। 4 बाग शैली को दोस्तों पेश किया गया था मुगल राजा बाबर के द्वारा, जो भारत में मुगल वंश के संस्थापक हैं। जो 4 बाग जो शैली है दोस्तों, ये बाबर के द्वारा जो है चलाई गई थी। मूलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें एक महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। दूसरा है, उज़्बेकियों द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगाना से बाहर कर दिया गया। तीसरा दोस्तों ऑप्शन है, बाबर अपनी मां की तरफ से चंगेज खान से संबंधित था। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, विपरीत पक्ष में तैमूर
के वंशज थे। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही नहीं है वो ऑप्शन आपका ए जो है ये सही नहीं है। ए जो है आपका ये सही नहीं है। विकल्प जो है दिए गए बी और सी और डी मुगलों के बारे में सही है और विकल्प ए सही नहीं है। मुगल शासकों ने खुद को तैमूर के रूप में संदर्भित किया। प्रतिपक्ष में तुर्की शासक तैमूर के वंशज के रूप में जाने जाते थे। तो ये जो है ये अफरसियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, तो ये सही नहीं है। वंशज जो है वो ये इसके थे, पितृ पक्ष में पिता के पक्ष में वो तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। भारत के 263वां प्रश्न दोस्तों, भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आंसर है इसका 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी और 1526 के बीच की जो अवधि है इसको दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। 300 से अधिक वर्षों की इस अवधि के दौरान दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया और ये वंश थे आपके दोस्तों। पहला है आपका मामलुक जिसे गुलाम राजवंश कहा जाता है, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा आपका तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी वंश। 264वां प्रश्न है दोस्तों, डैश में विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासन के दौरान किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका आगरा। आंसर है इसका आगरा। आगरा में विजय का शहर फतेहपुर सीकरी मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आगरा में विजय का शहर फतेहपुर सीकरी मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर है जो आगरा के पश्चिम में है और इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के मुगल सम्राट ने की थी। इनके केंद्र में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। बुलंद जो दरवाजा है ये जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दोस्तों आगे हमारे पास मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाला हमारा तीसरा टॉपिक गुलाम राजवंश और हमारा 265वां प्रश्न दिया गया दोस्तों, मल्लिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था। मल्लिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका भटिंडा में किला मुबारक में। भटिंडा में किला मुबारक में। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीजीएल परीक्षा वर्ष 2022 में पूछा गया है और आगे भी आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। रजिया सुल्ताना को मल्लिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने भटिंडा के किला मुबारक में कैद कर लिया था। राजा तब ने भटिंडा में किला मुबारक बनवाया। जयपुर में जयगढ़ किला 1726 ईस्वी में जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। गोलकुंडा में गोलकुंडा किला कुतुब शाही वंश द्वारा बनवाया गया था। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों आपके जो दिए गए बाकी ऑप्शन हैं ये भी आपके इसमें बताए गए हैं कि ये किन किन ने बनवाए गए थे और कहाँ बनवाए गए थे। 266वां प्रश्न है, डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चलागनी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया। डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया। दोस्तों आंसर है इसका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चलागनी के नाम से या चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के एक समूह में संगठित किया। तुर्कान ए चलागनी जिसे दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है, इन रईसों ने दिल्ली सल्तनत को प्रशासित किया। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक ये रहा था और इसने तुर्क मुल्क के दिल्ली के मामलुक वंश का ये तीसरा शासक था। इल्तुतमिश जो है दोस्तों ये तुर्क मुल्क के दिल्ली के मामलुक वंश का ये तीसरा शासक था। गयासुद्दीन बलबन ने तुर्कान ए चलागनी को तोड़ा। गयासुद्दीन बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को तोड़ा। 1266 से लेकर ये 1286 ईस्वी तक रहा था बलबन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। दोस्तों आंसर है इसका मिनहाज ए सिराज ने। मिनहाज ए सिराज ने।
मिन्हाज ए सिराज ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबक़त ए नासिर में इस्लामी दुनिया के बारे में लिखा है। 268वां प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? दोस्तों आंसर है इसका 5। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक विशाल 73 मीटर ऊंचा टावर है। कुतुब मीनार और इसके स्मारक भारत में एक सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस स्मारक को 1993 में सूची में अंकित किया गया था। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर है दोस्तों इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मामलुक वंश का संस्थापक था। मामलुक राजवंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। मामलुक राजवंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। मामलुक एक शक्तिशाली सैन्य जाति को संदर्भित करता है जिसे मामलुक कहा जाता है, जो 9वीं शताब्दी में अब्बासिद खलीफाओं के इस्लामी साम्राज्य में उत्पन्न हुआ था। 270वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन मीनार के तहखाने के पूरा होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। 1369 में बिजली की एक चमक के दौरान मीनार की शीर्ष मंजिल नष्ट हो गई थी, इसलिए समकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल का निर्माण किया और इसमें एक और को जोड़ा। वर्तमान में कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। वर्तमान में कुतुब मीनार में है 5 मंजिलें। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने लिए एक महान जन्म गढ़ने के लिए प्राचीन वंश अफरासियाब के वंश का पता लगाया? दोस्तों आंसर है इसका बलबन ने। आंसर है इसका बलबन ने। बलबन ने अपने वंश का पता प्राचीन नायक अफरासियाब से लगाया ताकि वह अपने लिए एक महान जन्म को गढ़ सके। उसने शराब और मौज मस्ती करना छोड़ दिया, खुद को अलग रखा और न केवल लोगों से बल्कि रईसों से भी मिलना बंद कर दिया। उन्होंने कभी भी अपना सुख दुख सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया। 272वां प्रश्न है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली के महरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो जन्म है वो 1173 ईस्वी में और मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली के एक सूफी मुस्लिम रहस्यवादी संत और चिश्ती सिलसिले के विद्वान थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दोस्तों इनकी दरगाह है दिल्ली के महरौली में। निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक ही रहा था। दिल्ली सल्तनत का भाग जो लगभग 1 सदी तक चली। इनके परिवार का नाम मिर्जी था। इनके परिवार का नाम मिर्जी था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मुस्लिम जनरल के पसंदीदा गुलाम और बाद में गौर के सुल्तान मोहम्मद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी राजधानी को गोलकुंडा से हैदराबाद के नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद 1591 में 4 मीनार का निर्माण किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था दोस्तों इसको 1591 में 4 मीनार को, और ये कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। हौज ए सुल्तानी एक डैश है? दोस्तों आंसर है इसका बड़ा जलाशय। हौज ए सुल्तानी 1230 ईस्वी में गुलाम राजवंश के इल्तुतमिश द्वारा निर्मित एक जल भंडारण जलाशय या टैंक है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना, उसने गुलाम वंश की स्थापना की।
डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम। रजिया बेगम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक होने के लिए उल्लेखनीय है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। दोस्तों आंसर है इसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। दिल्ली में कुतुब मीनार 73 मीटर लंबी मीनार है। इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा किया गया था। डैश वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा। दोस्तों आंसर है इसका गुलाम। आंसर है इसका गुलाम वंश। 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। गुलाम वंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था और जो गुलाम वंश दोस्तों रहा था इसका अवधि पीरियड था ये 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था गुलाम वंश का। दोस्तों आगे हमारे पास मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाला टॉपिक खिलजी वंश। ये हमारा चौथा टॉपिक है दोस्तों। खिलजी वंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया। खिलजी वंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया। दोस्तों आंसर है इसका 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक गुलाम वंश के बाद दोस्तों ये खिलजी वंश जो है स्थापित हुआ था और इसका अवधि पीरियड था 1290 से 1320 ईस्वी तक ये रहा था। 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खुसरो खान ने 1320 में खिलजी वंश को समाप्त कर दिया। मामलुक राजवंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। मामलुक दोस्तों जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश उसके बाद आया और ये रहा था 1320 से 1414 ईस्वी तक और उसके बाद रहा था सैयद राजवंश और इसका शासनकाल था दोस्तों 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए 1297 ईस्वी और 1307 ईस्वी के बीच सीरी शहर का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा डैश द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से से अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसे बनवाया था। 283वां प्रश्न है दोस्तों। चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में डैश द्वारा आक्रमण किया गया था। आंसर है दोस्तों इसका मल्लिक काफूर। मल्लिक काफूर। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी 10+2 परीक्षा वर्ष 2019 में पूछा गया था और आगे भी आपके होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मल्लिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के एक किन्नर गुलाम और सैन्य कमांडर मल्लिक काफूर ने 1311 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था। 284वां प्रश्न है दोस्तों। डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। दोस्तों आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक फैला दिया। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। 285वां प्रश्न दोस्तों।
गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था? गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था? आंसर दोस्तों इसका करणदेव। 1296 ईस्वी के आसपास सारंगदेव का उत्तराधिकारी राम का पुत्र कर्ण था। 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को लूटने के लिए एक सेना भेजी थी। 286वां प्रश्न है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर डैश के दौरान शासन रहा? आंसर है दोस्तों इसका 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश एक मुस्लिम राजवंश था जिसने 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और यह भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश बन गया। दोस्तों आगे हमारे पास मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाला टॉपिक तुगलक वंश, और ये हमारा 5वां टॉपिक है। 287वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलैन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों आंसर है इसका तुगलक वंश। तुगलक वंश के दौरान तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 288वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश में स्थानांतरित कर दिया? दोस्तों आंसर है इसका दौलताबाद। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है, में स्थानांतरित कर दिया, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। दिल्ली से दौलताबाद किया था अपनी राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में, और ये वर्तमान महाराष्ट्र में है दौलताबाद। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका इब्न बतूता। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था। मार्को पोलो एक विनीशियन व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में भारत का दौरा किया। अल मसूदी एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और यात्री था। उन्हें कभी कभी अरबों के हेरोडोटस के रूप में भी जाना जाता है। अल मसूदी एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और यात्री था, और उन्हें कभी कभी अरबों के हेरोडोटस के रूप में भी जाना जाता है अल मसूदी को। इस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। तो आप में खेती की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से इस विभाग का नेतृत्व अधिकारी अमीर ए कोही ने किया था। उन्हें किसानों को सहायता और ऋण भी प्रदान किया। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान डैश का राज्यपाल था? आंसर दोस्तों इसका पंजाब। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भारत में तुगलक वंश 1320 से 1325 के संस्थापक थे। उसने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की थी। 292 प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। इब्न बतूता मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था। वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 293 प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आंसर है इसका बंदगान। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवाओं के लिए विशिष्ट दास खरीदे जाते थे। इल्तुतमिश के
शासनकाल में सैन्य सेवाओं के लिए विशिष्ट दास खरीदे जाते थे और जिन्हें कहा जाता था बंदगान। जिन्हें कहा जाता था बंदगान। डैश ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था। दोस्तों आंसर है इसका 1398 में। 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। उसने सिंधु को पार किया। उसने सिंधु को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। तैमूर ने दोस्तों सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया और बिना किसी प्रतिरोध के दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन एक राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन एक राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपालों में से एक था। उसने 1320 से 1324 ईस्वी के बीच दिल्ली पर शासन किया। 296 प्रश्न दोस्तों, डैश मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आंसर दोस्तों इसका इब्न बतूता। इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री था जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ये भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दोस्तों आगे हमारे पास मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सैयद राजवंश और हमारा 297 प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आंसर है इसका खिज्र खान ने। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान जिन्होंने सैयद राजवंश की स्थापना की और 1414 ईस्वी में ये पहले शासक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। ये मूल रूप से सुल्तान की इन्होंने उपाधि नहीं ली थी और तैमूरों के रैयते आला या जागीरदार बने रहे। तैमूरों के रैयते आला या जागीरदार बने रहे। और सैयद राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों खिज्र खान ने। दिल्ली का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था? दोस्तों आंसर है इसका खिज्र खान। खिज्र खान दिल्ली का पहला सैयद शासक था। उन्होंने और उनके 3 उत्तराधिकारियों ने राजस्व एकत्रित करने के लिए छापेमारी की। पूर्व में शर्की सुल्तानों और उत्तर पश्चिम में खोखरों के खिलाफ मुश्किल से खुद को बनाए रखा। अन्य 3 शासक मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह थे। दोस्तों आगे हमारे पास लोधी राजवंश से दिए गए प्रश्न, हमारा 299 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? निम्न में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? दोस्तों आंसर है इसका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। 300 प्रश्न दोस्तों, डैश सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? आंसर है दोस्तों इसका जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। इसकी स्थापना ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने 1394 में की थी। इसकी स्थापना ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने 1394 में की थी। 1479 में सुल्तान हुसैन खान को अफगान सरदार बहलोल लोदी की सेना ने पराजित किया और इस वंश का अंत हो गया। सुल्तान हुसैन खान को अफगान सरदार बहलोल लोदी की सेना ने पराजित किया और इस वंश का अंत हो गया। 301 प्रश्न है दोस्तों, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? दोस्तों आंसर है इसका 1517 में। इब्राहिम लोदी 1517 में अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ मध्यकालीन इतिहास के शुरू के 7 टॉपिक में दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।